सेक्शन 23 बोलता है इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय अ पार्टनर। मतलब अगर कोई पार्टनर कोई एडमिट कर लेता है कोई भी चीज़ तो वो प्रूफ बन जाती है अगेंस्ट अ फर्म, लेकिन वो ऑर्डिनरी कोर्स में किया होना चाहिए एडमिट। ऑर्डिनरी कोर्स मतलब अगर कोई इंसान फर्म को पार्टनरशिप के अंदर ज्वाइन करने से पहले ही कुछ एडमिट कर लेता है या फिर वो पार्टनरशिप से बाहर होने के बाद में कुछ एडमिट कर लेता है तो वो चीज़ फर्म के ऊपर लायबल नहीं है। जब वो ऑर्डिनरी कोर्स में है, पार्टनरशिप में है, जब वो बिजनेस कर रहा है, तब उसने अगर कोई चीज़ एडमिट करी तो ही वो एडमिशन माना जाएगा। ठीक है। बेसिकली इम्प्लाइड अथॉरिटी में पार्टनर को कुछ भी चीज़ फर्म के अगेंस्ट में सूट में ये एडमिट करने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो चीज़ें चेंज भी हो सकती है। वो एडमिट कर सकता है कोई पार्टनर अगर अथॉरिटी है, और ऑर्डिनरी प्रूडेंस में कर सकता है, ऑर्डिनरी केस में, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर सकता है वो एडमिट, लेकिन सूट में या फिर कोर्ट में उसको एडमिट करने की परमिशन नहीं दी गई है सेक्शन 19 के तहत। ठीक है। इसमें अगर कुछ डाउट होगा, आप बोलोगे एडमिट करने की पहले बोलते हो है नहीं परमिशन, फिर बोलते हो है, तो मैंने क्लियर कर दिया आपको कब उसको एडमिट करने की है परमिशन, फिर कब नहीं है। ठीक है। अभी सेक्शन 23 बोलता है इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय अ पार्टनर। अगर किसी ने एडमिट कर लिया किसी पार्टनर ने तो उसका इफेक्ट क्या होता है, तो वो अगेंस्ट द फर्म एक एविडेंस बन जाता है। ये मैं पहले आपको बता दूं। अभी पढ़ते हैं। एन एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन मेड बाय अ पार्टनर कंसर्निंग द अफेयर्स ऑफ द फर्म इज एविडेंस अगेंस्ट द फर्म। वो फर्म के अगेंस्ट में एविडेंस हो जाता है। इट इज़ मेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जब एडमिट किया रहेगा तब। अभी सेक्शन 24 बोलता है इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। देखिए, आपने अगर पार्टनरशिप के बारे में कभी भी सुना होगा, पढ़ा होगा, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्टनर, एक एक्टिंग पार्टनर एंड स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिंग पार्टनर मतलब जो बिजनेस जो भी है, जो काम है, वो फर्म का संभालता है, उसको एक्टिंग पार्टनर बोलते हैं। और स्लीपिंग पार्टनर मतलब वो पार्टनर जो क्या करता है कि फर्म के काम नहीं करता है, वो सिर्फ प्रॉफिट लेने के टाइम हाजिर हो जाता है, काम के टाइम वो नहीं आता है, काम नहीं करता है, वो स्लीपिंग पार्टनर हो गया। ठीक है। तो अगर आपको वो नोटिस देनी है तो एक्टिंग पार्टनर को दो, स्लीपिंग पार्टनर को देके कुछ मतलब नहीं है, वो फॉर्म को पहुंची ही नहीं ऐसा समझेंगे। जब आप एक्टिंग पार्टनर को दोगे कोई भी नोटिस तभी वो फॉर्म के पास पहुंच गई, ऐसा हम लोग समझेंगे। ठीक है। यही आपको दिया गया है कि एक्टिंग पार्टनर को दिया गया नोटिस वो फर्म को दिया गया नोटिस माना जाएगा। यही इफेक्ट ऑफ द नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर है। ठीक है। तो सेक्शन 24 पढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। नोटिस टू अ पार्टनर who habitually acts in the business of the firm of any matter relating to the affairs of the firm operates as notice to the firm except in the case of fraud on the firm committed by or with the consent of that पार्टनर। मतलब ये फ्रॉड नहीं होना चाहिए। ठीक है। वो पार्टनर क्या होना चाहिए, हैबिचुअली एक्टिंग पार्टनर होना चाहिए, कार्य करता है, सारे अफेयर्स ऑफ द फर्म ऑपरेट करता है, तो उसको आप नोटिस दे सकते हो। बस एक केस में वो आप उसको नोटिस नहीं दे सकते हो, जब वो केस हो कि फ्रॉड ऑन द फर्म कमिटेड बाय और विद द कंसेंट ऑफ दैट पार्टनर। जब आप उस फ्रॉड करना चाहते हो उस पार्टनर के साथ मिलके, फर्म के साथ, या फिर दूसरा बात वो खुद पार्टनर फ्रॉड कर रहा है फर्म के साथ, तब उसको आप नोटिस नहीं दे सकते। बाकी केसेस में आपको एक्टिंग पार्टनर को ही ऑर्डिनरी केस में आपको देना है नोटिस। वो फर्म को नोटिस दिया ऐसा इफेक्ट मान लिया जाएगा। ये सेक्शन 24 बोलता है। फिर सेक्शन 25 बोलता है लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म। कोई भी फर्म के होती है लाइबिलिटी, वो सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी मानी जाती है। ये बोला गया है सेक्शन 25। एवरी पार्टनर इज लायबल जॉइंटली विथ ऑल द अदर पार्टनर्स एंड ऑल्सो सेवरली। मतलब जॉइंटली तो सबके साथ लायबल है ही वो, और उसके साथ साथ सेवरली मतलब अकेले अकेले भी लायबल है फॉर द फर्म्स एक्ट। ठीक है। एक्ट ऑफ द फर्म फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म डन वाइल ही इज़ अ पार्टनर। जो भी एक्ट हुए हैं उस फर्म में, सारे के सारे एक्ट के लिए हर एक पार्टनर, एवरी पार्टनर, ईच एंड एवरी पार्टनर इज लायबल फॉर द जॉइंटली एज वेल एज सेवरली
वाइल ही इज़ अ पार्टनर, जब वो पार्टनर है तब तक, ठीक है, पार्टनर नहीं है उसके बाद ही इज़ नॉट लायबल, ठीक है। सेक्शन 25 बोलता है, सेक्शन 26 लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ द पार्टनर, जब कोई भी रॉन्गफुल एक्ट कर हो जाता है किसी भी पार्टनर के हाथ से, रॉन्गफुल मतलब ऐसा रॉन्गफुल जो ऑर्डिनरी कोर्स में हो, फर्म के बिजनेस चलाने के लिए, प्रॉफिट होने के लिए ही किया हो, लेकिन वो रॉन्गफुल हो जाता है, गलती से हो जाता है, उस वक्त भी फर्म की लायबिलिटी होगी, यही सेक्शन 26 बोलता है। Where by the wrongful act or omission of a partner acting in the ordinary course of the business of a firm or with the authority of his partner's loss or injury is caused to any third party or any penalty is incurred, the firm is liable therefore to the same extent as the पार्टनर, फर्म ही उस केस में लायबल होगी जब कुछ गलती से एक्ट हो जाता है या ओमिशन हो जाता है, बट वहाँ पे ऑर्डिनरी कोर्स में किया गया था, उस मतलब ऑथोरिटी ऑफ द पार्टनर लॉस एंड इंजरी कॉज, गलती से लॉस एंड इंजरी कॉज हुई, लेकिन उसने ऑर्डिनरी कॉस्ट में बिजनेस करने के लिए, फर्म को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए ही वो एक्ट किया था, तब फर्म लायबल हो जाती है, ये सेक्शन 26 बोलता है। इस तरह हमारा सेशन आज खत्म हुआ। थैंक यू।